तारीख है 6 दिसंबर 1992, यानी कि आज से 30 साल पहले। इस तारीख ने आजाद भारत की बुनियाद हिलाकर रख दी। अदालतों की कागज खर्ची तो अब थम गई है, लेकिन इस घटना से सियासत के जिस बच्चे ने जन्म लिया वह 21वीं सदी में आज तक उस रथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा है। इस पटकथा के कुछ मुखौटे विदा ले चुके हैं और कुछ रंगमंच पर अभी भी खेल दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। तारीख और घटनाओं के तहखाने में जाकर जिस किरदार से आज पर्दा हटाएंगे वह एक ऐसा किरदार है जो उन गुंबदों के साथ ही ऐसा गिरा कि बचा मलबा अभी तक साफ नहीं हो सका है। वो मशहूर कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। हिंदुस्तान में यह बंशी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के हाथ में दे दी गई। बाबरी के बाद की ही अगर एक और घटना का जिक्र करें तो गोधरा पर थोड़ा ठहर जाना ठीक है। गोधरा कांड पर जब भी बहस होती है तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उस बहस में जरूर शामिल होता है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बीच के गलियारे से निकल आते हैं। बावजूद इसके बाबरी कांड में ऐसा क्या है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का दामन नहीं छोड़ पाता। बाबरी घटनाक्रम को लेकर कुछ रोचक अफवाहें भी जुड़ी हुई हैं कि जब मस्जिद ढहाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री अपने कमरे में सो रहे थे। एक दूसरी यह है कि उस वक्त नरसिम्हा राव पूजा करने बैठ गए और तब तक नहीं उठे जब तक कि आखिरी गुंबद जमींदोज नहीं हो गया। विनय सीतापति की किताब हाफ लॉयन न केवल इन सब सवालों का राव के हिसाब से जवाब देती है, बल्कि 6 दिसंबर 1992 के आसपास की घटनाओं की भी गहराई से पड़ताल करती है। इस वीडियो में आज हम उन्हीं घटनाओं के आईने में रखकर नरसिम्हा राव का नजरिया देखने की कोशिश करेंगे। देश के ख्यातनाम पत्रकार रहे कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में नरसिम्हा राव को कटघरे में खड़ा करते हैं और आरोप लगाते हैं कि जब मस्जिद गिर रही थी तब राव पूजा करने बैठ गए और तब तक नहीं उठे जब तक कि आखिरी गुंबद गिर नहीं गया। कुलदीप नैयर की नरसिम्हा राव को लेकर लिखी गई यह लाइन इतनी मशहूर हुई कि नरसिम्हा राव के बारे में यह माना जाता है कि वे मस्जिद गिराने के समर्थक थे और चाहते हुए भी उन्होंने वे कदम नहीं उठाए जो एक प्रधानमंत्री को उठाने चाहिए। लेकिन विनय सीतापति ने जो अपनी किताब में लिखा है वह इस पूरे मामले पर नरसिम्हा राव को एक अलग ही तरीके से प्रस्तुत करता है। सीतापति की माने तो 6 दिसंबर को रविवार होने के कारण नरसिम्हा राव 7 बजे उठे। आमतौर पर वे इससे पहले उठ जाते थे। सुबह पहले उन्होंने अखबार पढ़ा। जो अखबार उनके हाथ में था वह टाइम्स ऑफ इंडिया था। अखबार में भी उन्होंने एक लेख पढ़ा जो अयोध्या में होने वाली कार सेवा पर लिखा गया था। थोड़ी देर वॉक करने के बाद प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी वहां पहुंच जाते हैं। रेड्डी राव का खून और पेशाब का सैंपल लेते हैं। उस दिन सुबह नरसिम्हा राव अपने ज्योतिष एनके शर्मा और गृह सचिव माधव गोडबोले से भी मिलते हैं। सैंपल लेने के बाद श्रीनाथ रेड्डी अपने घर आ गए और दोपहर 12 बजे रेड्डी ने जब अपना टेलीविजन ऑन किया तो रेड्डी देखते हैं कि अब तक भीड़ पूरी तरह नियंत्रित है और वहां मौजूद नेताओं के भाषण सुन रही है। कुछ देर बाद ही एक युवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाता है और भीड़ उसे प्रेरित करती है। जब पहला गुंबद गिरा तो रेड्डी को प्रधानमंत्री की चिंता हुई। वे प्रधानमंत्री कार्यालय निकल पड़े क्योंकि जानते थे कि इस समय नरसिम्हा राव की हालत क्या हो गई। नरसिम्हा दिल के मरीज थे। 1990 में उनका एक ऑपरेशन भी हो चुका था। आगे रेड्डी ने जो बताया वह उन सब अफवाहों और दावों की जुबान सिलता है कि जब मस्जिद ढहाई जा रही थी तब नरसिम्हा राव पूजा पर बैठे थे। रेड्डी की माने तो जब वे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे तो नरसिम्हा राव को कुछ नेता और अधिकारियों के समूह ने घेर रखा था और वे सब टीवी पर पल पल की अपडेट ले रहे थे। जब रेड्डी वहां पहुंचे तो तीसरा गुंबद भी गिराया जा चुका था। नरसिम्हा राव की हालत देखकर रेड्डी ने एक बार फिर से उनका ब्लड प्रेशर चेक किया। रेड्डी बताते हैं कि उस वक्त प्रधानमंत्री की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, उनका बीपी बढ़ा हुआ था। अब सवाल यह है कि जब नरसिम्हा राव मस्जिद गिराए जाने से इतना परेशान थे तो समय रहते उन्होंने ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। इस सवाल का जवाब भी 6 दिसंबर से पहले नरसिम्हा राव की उन बैठकों में हुई बातचीतों में मिलता है जो उन्होंने गुप्त रूप से की। 30 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद ने जैसे ही घोषणा की कि 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवा की जाएगी तो नरसिम्हा राव ने तुरंत अपने गृह सचिव माधव गोडबोले से एक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। 4 नवंबर को गोडबोले अपनी रिपोर्ट नरसिम्हा राव को सौंपते हैं। उसमें अयोध्या में अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती के साथ आर्टिकल 356 यानी कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी करते हैं। गोडबोले की रिपोर्ट से नरसिम्हा राव को मोटा मोटी यह समझ में आ गया कि अयोध्या में हालत ठीक नहीं है, लेकिन भारी ऊहापोह की स्थिति के बीच नरसिम्हा राव एक ऐसी युक्ति से इसका समाधान चाहते थे जिससे कि वे खुद निशाने पर न आ जाएं।
नरसिम्हा राव के सामने दूसरा संकट यह भी था कि वे एक अल्पमत की सरकार चला रहे थे और उनकी सरकार के भीतर ही अर्जुन सिंह जैसे नेता भी थे जिनकी बात जैसी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकी थी। नरसिम्हा राव की कैबिनेट के बहुत से सदस्य चाहते थे कि इन हालातों में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन नरसिम्हा राव आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। बाद में राव ने अपने एक सचिव पीवीआर के प्रसाद से कहा भी था कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को बिना किसी वैध कारण के बर्खास्त नहीं किया जा सकता। कल्याण सिंह की सरकार का अब तक बचे रहने का एक कारण यह भी था कि कल्याण सिंह कुछ सातिराना अंदाज में काम कर रहे थे। पूरे नवंबर महीने में कल्याण सिंह ने एक भी ऐसी चाल नहीं चली जिससे कि केंद्र सरकार को आर्टिकल 356 लगाने का बहाना मिले। फिर कल्याण सिंह कोर्ट में मस्जिद की रक्षा करने की शपथ भी ले चुके थे। विनय सीतापति अपनी किताब में उस दौरान वीएचपी और भाजपा नेताओं से नरसिम्हा राव की गुप्त मुलाकातों में क्या हुआ उसकी भी पड़ताल करते हैं। उस दौरान कम से कम 5 ऐसी टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई जिसका प्रधानमंत्री की डायरी में जिक्र नहीं मिलता। वीएचपी और आरएसएस के ज्यादातर बड़े नेता ब्राह्मण थे। वहीं दूसरी तरफ नरसिम्हा राव भी अपने अधिकारियों से कहते थे कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं जानता हूं कि इससे कैसे निपटना है। नरसिम्हा राव ने वीएचपी और आरएसएस के नेताओं से अपने निजी संबंधों के बूते बार बार पूरे मसले पर बात की और ऐसी ही एक मुलाकात में जब नरसिम्हा राव ने लालकृष्ण आडवाणी से कहा जब तक मामले को सुप्रीम कोर्ट ना सुलझा दे तब तक वे अपना कार्यक्रम स्थगित कर दें। आडवाणी ने राव को भरोसा दिलाया कि विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण नहीं किया जाएगा। एक और टॉप सीक्रेट मीटिंग 25 नवंबर को होती है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह शामिल होते हैं। कल्याण सिंह नरसिम्हा राव के सामने फिर से अपनी पुरानी बात दोहराते हैं और कहते हैं कि वे मस्जिद को कोई भी खतरा नहीं होने देंगे। इन मुलाकातों के तार अब राजस्थान से जुड़ते हैं। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत से भी उस दौरान नरसिम्हा राव की एक मुलाकात होती है। नरसिम्हा राव शेखावत को आरएसएस और बीजेपी के नेताओं से बातचीत करने की जिम्मेदारी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद से भी संवाद की बात कहते हैं। शेखावत भी राव को आश्वस्त करते हैं कि मस्जिद को वहां कोई खतरा नहीं होगा। नवंबर महीने में सिलसिलेवार हुई इन मुलाकातों पर नरसिम्हा राव भरोसा कर लेते हैं। यह भरोसा बुनियाद बनता है बाबरी विध्वंस का। इन सब के बीच एक और ऐसा दस्तावेज है जिस पर गौर करना चाहिए। इस पूरे मामले पर खुफिया विभाग ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में मस्जिद के आसपास आर्म फोर्सेस की तैनाती की बात तो कही गई, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के सवाल पर कोई ठोस दावे नहीं थे। एक मजेदार बात यह भी है कि उन दिनों राव सेनेगल की एक यात्रा पर थे। जब अयोध्या मामले पर कैबिनेट ने उनसे बात की तो राव ने कहा कि कैबिनेट मेरी अनुपस्थिति में 356 लागू करने की सिफारिश कर सकती है। यानी कि राव चाहते थे कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया भी जाए तो इसका आरोप कम से कम उन पर तो ना आए। विनय सीतापति नरसिम्हा राव को अयोध्या मसले पर क्लीन चिट देते हैं कि मानते हैं कि उन्होंने अपने स्तर पर हर तरह की कोशिशें कर डाली। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की बातों पर यकीन करना उनकी कमजोरी रही, लेकिन नरसिम्हा राव दरअसल एक ऐसी दोधारी तलवार पर बैठे थे जहां उनका नुकसान होना तय था। अगर 6 दिसंबर से पहले वे आर्टिकल 356 को लागू करते तो भी राव की मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि बहुत संभावना थी कि बिना कोई वैध आधार के सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि राव विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो खुद की पार्टी में ही अपने प्रतिद्वंदियों से घिरे थे। राव की पार्टी के कुछ नेता भी यही चाहते थे कि कैसे भी करके राव ऐसा कुछ कर दें कि उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा से भी राव के संबंध को ज्यादा बेहतर नहीं थे, इसलिए भी राव आर्टिकल 356 का प्रयोग करने से बचते रहे। हर किरदार को जानने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। विनय सीतापति का दृष्टिकोण नरसिम्हा राव को 10 भाषाओं में चुप रहने वाला प्रधानमंत्री कहता है और मानता है कि राव अगर गांधी परिवार के प्रधानमंत्री होते तो वे आज इस तरह से कटघरे में नहीं खड़े होते। लेकिन कई दूसरे दृष्टिकोण भी हैं जिनमें कुलदीप नैयर, अर्जुन सिंह और प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल हैं, जो आज भी नरसिम्हा राव को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। यह स्टोरी हमारे लिए लिखी है लोकेंद्र सिंह किलाणोत ने।